Hello everyone and welcome to CBA Smart Classes. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का मिजविल द ऑटर। लिखा गया है गैविन मैक्सवेल के द्वारा। गैविन मैक्सवेल एक स्कॉटिश नेचुरलिस्ट हैं। नेचुरलिस्ट मतलब होता है बेटा जो नेचर की स्टडी करे, जो प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में अध्ययन करे, जो उसके बारे में पढ़ाई करे। सो गैविन मैक्सवेल भी एक नेचुरलिस्ट हैं। ये स्कॉटलैंड के हैं। गैविन मैक्सवेल एक जगह है जिसका नाम है कैमिसफेयरना में रहते हैं। वो एक वेस्ट हाईलैंड स्कॉटलैंड में एक जगह है। गैविन मैक्सवेल के पास एक पेट था, एक डॉग था जिसका नाम था जॉनी। और जॉनी के मरने के बाद मैक्सवेल बहुत ज़्यादा निराश हुए, बहुत अकेले हो गए और जिसकी वजह से उन्होंने ठाना कि हम आज के बाद कभी भी डॉग नहीं पालेंगे, क्योंकि डॉग पालने से जब वो मरता है, क्योंकि 10 या 12 साल की उम्र होती है एक कुत्ते की, तो जब वो मरता है तो बहुत दुख होता है। तो इस दुख से बचने के लिए आई विल नॉट कीप अ डॉग अगैन, ये केविन मैक्सवेल ने सोचा। लेकिन बिना एक पेट के, बिना एक साथी के, पेट एक साथी की तरह होता है। उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। पेट पालना आसान नहीं होता। पेट पालने के लिए भाई उसका पूरी जिंदगी का एक कमिटमेंट होता है, लगभग पूरी जिंदगी की उस पेट के, जैसे कि 10 साल, 12 साल, जितनी भी साल उम्र है। आमतौर पे कुत्ते और बिल्लियों को पेट के तौर पे पाला जाता है और इनकी उम्र 10 से 12 साल तक की ही होती है। तो इतने साल आप अपनी ज़िंदगी के उस पेट को देते हैं और उनको वैक्सीन लगवाना, टॉयलेट ट्रेनिंग कराना और रेगुलर उनको नहलाना, धुलाना और उन्हें खाना देना भाई बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक पूरा कमिटमेंट चाहिए होता है, पूरा एक रिस्पॉन्सिबल काम है ये। और सिर्फ यही नहीं होता है, जब हम पालते हैं तो हम डॉग से या कोई भी हमारा जो पेट है, हम उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार गैविन मैक्सवेल ने भी जब उस डॉग को पाला तो वो भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए थे उससे। इसी वजह से इमोशनली भी कनेक्ट हो जाते हैं लोग और इसी वजह से उन्होंने निश्चित किया कि भाई अब मैं कुत्ता नहीं पालूँ। लेकिन बिना कुत्ते के उनकी ज़िंदगी बड़ी लोनली हो गई, बड़ी अकेली हो गई। आइए पढ़ते हैं गैविन मैक्सवेल की ज़बानी मिजबिल द ऑटर। Early in the year of 1956, I traveled to southern Iraq. By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Chemisphena, ringed by water a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. वो कहते हैं कि भाई 1956 की शुरुआती साल में मैं आई ट्रैवल टू सदर्न इराक और मुझे ट्रैवल करना पड़ा। मैं गया सदर्न इराक में, साउथ इराक में। हुँ? और उस टाइम तक मेरे दिमाग में ये ख़्याल आया कि भाई क्यों ना मैं एक कुत्ते की जगह एक ऑटर पालूँ। अब ये ऑटर एक जानवर होता है। हुँ? ये एक कार्निवोरस एनिमल है, मतलब जो मछली या मांस खाता है, ये एक मैमल है। हुँ? और इसे ना पानी में बहुत अच्छा लगता है। पानी में ही ये तैरता है और इसे पानी बहुत पसंद है। तो देखिए जैसे ये आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक ऑटर है। ऑटर की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि कुत्ते की जगह मेरे दिमाग में ये ख़्याल आया कि क्यों ना मैं एक ऑटर पालूँ। इट इज़ अ वेरी अनयूजुअल पेट बाय द वे। बहुत अनोखा और बड़ा अलग-सा एक पेट है। एक ऐसी जगह है कैम्पसफेयर ना, जिसके चारों तरफ पानी है, एक रिंग की तरह। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो एक आइलैंड है, एक टापू है, जिसके चारों तरफ पानी है। तो पानी उससे ऑटर को पसंद होता है। तो ये बहुत बेहतर जगह रहेगी, ये मेरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि देखते हैं ऑटर को पाल के कैसा रहता है। हुँ? तो ऑटर को पानी भी मिल जाएगा और मुझे एक पेट भी। तो वो सोचते हैं कि ऑटर को पाला जाए कुत्ते की जगह। स्टोन्स थ्रो मीन्स स्टोन्स थ्रो एक फ्रेज़ कह लें। हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसका मतलब होता है बहुत छोटे डिस्टेंस पे। तो स्टोन्स थ्रो पे पानी अवेलेबल है, मतलब पानी बहुत कम ही दूरी पर अवेलेबल है, तो ऑटर को भी पानी मिलेगा और एक सूटेबल स्पॉट है, मतलब कैम्पसफेयर एक सूटेबल जगह है जहाँ पे ऑटर को पाला जाए। व्हेन आई कैजुअली मेंशन्ड दिस टू अ फ्रेंड, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes.
For there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. We were going to Basra to the Consulate General to collect and answer our mail from Europe. At the Consulate General, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. So कहते हैं कि भाई मैंने बड़ी कैजुअली अपने दोस्तों से अपने दिल की बात करते हैं, तो इन्होंने भी अपने दिल की बात अपने दोस्त से करी और बोला यार मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं एक ऑर्डर पालूं। तो उसने जैसे इन्होंने कैजुअली करी, जितने आराम से करी, वैसे ही इनके दोस्त ने करी कि ठीक है पाल लो, क्या हानि है इसमें, पालो। और अगर तुम पालना चाह रहे हो टिग्रिश मार्सेस में ये तुम्हें मिल जाएगा। टिग्रिश मार्सेस मार्शी एरिया तुम्हें मालूम होगा जहाँ पे पानी वानी होता है, वहाँ पे मार्शेस में ऑटर ही रहते हैं। तो उसने कहा टिग्रिश मार्सेस से तुम्हें मिल जाएगा, ये बड़ा कॉमन है, जैसे मच्छर हैं इतने मच्छर होते हैं हमारे यहाँ, उतनी ही जगह टिग्रिश मार्सेस में तुम्हें उतनी ही तादाद में ये ऑटर भी मिल जाएंगे। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स। और वो बोलते हैं कि ये जो ऑटर है, ये ऑटर वहाँ पे आम तौर पे जो अरब हैं, अरब में जो रहते हैं अरबी लोग जो हैं, वो ऑटर को पालते हैं, बड़ा कॉमन है वहाँ पे पालना, टेम कर रखे रखते हैं, पाल के रखते हैं। वी वर गोइंग टू बासरा टू द कॉन्सुल। बासरा एक जगह है, वो कहते हैं हम जा रहे थे बासरा, जहाँ पे हमारा ऑफिस था कॉन्सुलेट जनरल का। वहाँ पे हम जाते थे, यूरोप से खत आते थे, अपनी मेल्स को चेक करने के लिए मेल भी आती थी, तो हम उनको चेक करने, ईमेल नहीं बच्चों, आज की डेट में तुम ईमेल सोच रहे हो, ये ईमेल नहीं है, ये मेल है। जैसे हम कहते हैं ना हमारा कोरियर आ रहा है या हमारा कोई लेटर आ रहा है, तो वो कॉन्सुलेट जनरल में ही आता था। तो हमने सोचा कि चलो लेने चलते हैं। हम गए लेने। भाई मेरी खत तो नहीं आया था, मेरा कोई मेल भी नहीं आया था, तो मेरे फ्रेंड का आया था, लेकिन मेरा नहीं आया। I cabled to England, and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. The call had to be booked 24 hours in advance. On the first day, the line was out of order. On the second, the exchange was closed for a religious holiday. On the third day, there was another breakdown. My friend left, and I arranged to meet him in a week's time. 5 days later, my mail arrived. So finally what happened, वो कहते हैं कि भाई मैंने केबल किया, केबल मीन्स कहते हैं टेलीग्राम किया, मैंने केबल से भेजा, क्योंकि केबल मीन्स तार होता है। और पहले ना ये फ़ोन वोन करना, कम्युनिकेट करना ईज़ी नहीं होता था। करते थे तो ख़तों से करते थे, लेटर्स से करते थे, और वो ईज़ी होता था। लेकिन ये बात बोलते हैं कि भाई वही ईज़ी कह लो या कहो कि वही ऑप्शन था कि भाई कैसे वो कॉल करेंगे, इतना ईज़ी नहीं था, इतना अवेलेबल नहीं था, और चीप भी नहीं था। तो पहले टेलीग्राम भेजा जाता था, तार भेजा जाता था, खत भेजा जाता था, या अगर आपको फ़ोन भी करना है, तो फ़ोन ये लैंडलाइन्स होते थे। तो लैंडलाइन में फ़ोन करते वक़्त ऐसा नहीं होता था कि फ़ोन उठाया और फ़ोन में खट, खट, खट नंबर डायल किया और तुम्हारा फ़ोन लग जाएगा, ऐसा नहीं होता था। यू कैन नॉट कनेक्ट इट लाइक दैट। तो तुम्हें एक्सचेंज पे फ़ोन करना पड़ता था, एक्सचेंज पे फ़ोन होता था, फिर वहाँ पे जो पर्सन था, वो कनेक्ट करता था कॉल, और फिर वो बोलेगा वो कनेक्ट कैसे करता था, फिर वो बोलता था ठीक है तुम्हें बुक करना पड़ेगा कॉल। जब तुम कॉल करोगे एक्सचेंज में बोलोगे भाई ये नंबर है, मुझे इनसे बात करनी है, तो बोलता था अच्छा आपकी हम रजिस्ट्रेशन या बुकिंग कर देते हैं, 3 दिन बाद आप कॉल करिएगा, 24 आवर्स बाद कॉल करिएगा, हम आपका कॉल कनेक्ट कर देंगे। फिर वो वहाँ के एक्सचेंज पे कॉल करते थे, फिर वो कहते थे कि इस फला इंसान को कनेक्ट कर दीजिए, तो लाइन ढूंढी जाती थी, लाइन कनेक्ट की जाती थी। तो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ओके, इतना ईजी नहीं होता था। तो वो वही कह रहा है कि मैंने इंग्लैंड में अपना केबल किया, मतलब केबल मीन्स मैंने उस पर तार भेजा, लेकिन कोई लेटर का उस केबल का कोई जवाब नहीं आया। 3 दिन बाद भी उसका कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने कहा कि चलो फ़ोन करते हैं। अभी कह रहा फ़ोन करना इतना आसान नहीं होता था। फ़ोन करने से पहले हमें बुक करना पड़ता था 24 आवर्स एडवांस में। कि भाई हमें बात करनी है, तो कहते थे ठीक है 24 दिन के बाद। तो इतना आसान नहीं होता था। और लेकिन मेरे साथ तो ये दुर्घटना घटी कि मैं तो 24 घंटे में भी बात नहीं कर पाया। पहले दिन की बात है, जब मैं पहले दिन गया तो लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी। मीन्स लाइन कनेक्ट नहीं हो रही थी, और लाइन जो थी आउट ऑफ ऑर्डर थी। आउट ऑफ ऑर्डर बोले तो डाउन था सर्वर, या हम ऐसे कहें कनेक्टिविटी लो थी, तो वो नहीं हो पाया। चलो खैर छोड़ो। फिर हम जब दूसरे दिन गए कि भाई अब लगा दें, तो पता चला भाई अगले दिन तो रिलीजियस हॉलीडे, रिलीजियस कोई त्योहार था, उसके चक्कर में बंद हो गया। रिलीजियस बोले तो धार्मिक, ओके, कोई त्योहार था धार्मिक, और उसके चक्कर में बंद हो गई। फिर जब तीसरे दिन देखा तो भाई एक अनदर ब्रेकडाउन, मतलब अब एक अलग मुसीबत, अब तीसरे दिन और मुसीबत क्या थी दूसरे दिन,
उनका जो दोस्त था वो उनको छोड़ के जा रहा था। यू नो माय फ्रेंड लेफ्ट, मेरा दोस्त चला गया एंड आई अरेंज्ड टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। और हमने भाई अरेंजमेंट ऐसा किया है कि भाई 1 वीक के टाइम के बाद हमें मिलना। 5 दिन बाद फाइनली मेरी मेल आई। 5 दिन बाद आफ्टर 5 days my mail arrived. I carried it bedroom to read, and there, squatting on the floor, were 2 Arabs. Beside them lay a sack that swarmed from time to time. They handed me a note from my friend. Here is your order. So finally what happened कि भाई मैं जब घर गया तो मैं मेल को मैंने देखने के लिए घर गया। अब मैं जब घर जाके देखा, मैंने उसको लेकर गया अपने बेडरूम में कि अब इसे पढ़ूंगा। तो वहां पे मैंने देखा कि 2 अरब ऐसे करके बैठे हुए हैं। अब देखिए जैसे ये बैठा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, राइट? इसे कहते हैं स्क्वाटिंग, स्क्वाट कर रहे हैं। सो वो स्क्वाट करके 2 अरब बैठे हुए थे और उनके पास एक बोरा था। बोरा ना थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे ऐसे करके मचल रहा था, ऐसे ट्विस्ट हो रहा था जैसे कि उसके अंदर कोई चीज है। एंड आई वाज थिंकिंग क्या हो रहा है ये? एंड फाइनली उन्होंने मेरे हाथ में एक नोट दिया, एक पर्चा दिया कि लो भाई ये पर्चा रखो। उस पर्चे पे लिखा था, उस नोट पे लिखा था, हेयर इज योर ऑर्डर, ये लो तुम्हारा ऑर्डर। बेसिकली उस बैग के अंदर, उस सैक के अंदर क्या था? एक ऑर्डर था। With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended, and may, for all I know, not ended before I do. It is, in fact, a thraldom to otters, an otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. The creature that emerged from his sack on the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small, medievally conceived dragon. तो वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भाई with the opening of that sack, जैसे ही मैंने वो बोरा खोला तो मेरी जिंदगी का एक नया पहलू, नया चैप्टर खुला, जो कि आज तक एंड नहीं हुआ है, वो जो आज तक चल रहा है। और आशा करता हूँ कि जब तक मेरी जिंदगी है तब तक वो चलता ही रहे। तो ही वांटेड टू से दैट कि उस दिन मुझे वो ऑटर मिला और मेरी ज़िंदगी में वो ऑटर आया और मैं चाहता हूँ ऑटर मुझसे बिछड़े ना, बिकॉज़ इट्स माय पेट। और कौन चाहता है जिसे हम प्यार करें वो हमसे दूर हो जाए, है ना? सो वैसे ही वो चाह रहा है कि मैंने सैक खोला और उस दिन वो मुझे मेरा ऑटर दिखा और वो मेरी ज़िंदगी एक्सपीरियंस उन्होंने नोट डाउन किया है, लिखा है। तो वो कहते हैं कि वो उसको लिख रहे हैं और बोलते हैं कि वो ना एक थ्रोल्डम है। थ्रोल्डम बीइंग कहते हैं मीन्स एक ऐसा एहसास जिससे मेरी जो चीज़ कंट्रोल करे, बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ मीन्स मैं ऑटर के एक तरीके से कंट्रोल में हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं उसकी टेक केयर करता हूँ। तो कह सकते हैं कि वो ऑटर का थ्रोल्डम टू ऑटर्स मीन्स एक तरीके से मेरा डेडिकेशन या मेरा जो कमिटमेंट है दैट इज टूवर्ड्स ऑटर और वो ऑटर की तरफ है दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर। मैंने वो उस तरीके ये जो मेरा एहसास है और ये पूरा उसी के बारे में मेरा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ऑटर की तरफ, ये मैं उसका ही जिक्र कर रहा हूँ और मैं वही बता रहा हूँ फिलहाल किस दिन से ये मुझे मिला और कैसे ये मेरी ज़िंदगी में इतना अहम हो गया कि मैं इससे इतना अटैच्ड हो गया। और ये फिर बात बोलते हैं द क्रिएचर दैट इमर्ज्ड फ्रॉम द सैक, और जो क्रिएचर उस सैक से बाहर आया, सैक बोलते हैं बोरे को, जो वो क्रिएचर, वो जो जानवर, वो जो जीव उस सैक से बाहर आया उस टाइल में, क्योंकि मैं कॉन्सुलेट बेडरूम मेरा जहाँ वहाँ घर था एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में, वहाँ पे बेडरूम के टाइल्स लगे हुए होंगे फ्लोर पे, तो वहाँ पे आया बहुत छोटा सा था। और जैसे हम कहें पुराने ज़माने में मिडिवली कंसीव्ड मीन्स जो हम पुराने ज़माने में मिडिल एजेस में हम उसे इमेजिन करें। मिडिल एजेस मतलब होता है काफ़ी पुराना, एंशिएंट होता है, एंशिएंट से ऊपर होता है मिडिल, मिडिल के बाद आता है मॉडर्न, राइट? ये हिस्ट्री के चरण होते हैं। सो मिडिवल एजेस में या बीच पुराने ज़माने में जैसे हम ड्रैगन को सोचते हैं ना कि ड्रैगन कैसे होता है, वो आग उगलने वाला, तो वो लगभग उसकी तरह लग रहा था कि जैसे वो बहुत छोटा हो गया है। फ्रॉम द हेड टू the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor. ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी में आर्मर्स होता है ना, जैसे उसका कवच होता है, तो वो बड़ा हार्ड होता है। अगर किसी ने देखा है हाउस ऑफ ड्रैगन्स या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स, तो उसमें तुमने देखा होगा कि ड्रैगन कितना वो होता है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं।
राइट। सो ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी में बिल्कुल ऐसे ही आर्मर है, बिल्कुल हार्ड, और या कहो मड का आर्मर है, मड मीन्स मिट्टी का आर्मर है। बिटवीन दो टिप्स वाज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट। अब वो कहना ये चाह रहे हैं, देखो मड का आर्मर क्या है, मतलब वो मैला है, उसके ऊपर मिट्टी चिपकी हुई है, हो सकता है कीचड़ चिपकी है और वो सख्त हो गई है, राइट। तो वो कह रहे हैं उस ऐसा लग रहा था कि ये आर्मर है, ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी कोई ये बाल है या स्किन है, बालों में मिट्टी चिपकी हुई थी, राइट। तो ऐसा वो कह रहे हैं कि लग रहा है कि मड आर्मर है। और जो उसका हेड से लेके टेल तक, सो सर से लेके टेल तक, टेल की टिप तक, तो दुम के एंड तक वो पूरा कवर था उससे, मिट्टी पूरी लथपथ थी उस पे, और वो एक से बालों के ऊपर चिपका था, तो वो एक आर्मर की तरह लग रहा था। बिटवीन दो whose tip was a visible soft velvet fur like that of a chocolate brown mole। उसको ऐसा लग रहा था कि भाई उनके बीच में से कहीं कहीं से बाल दिख रहे होंगे, उन बालों में देखकर ये लग रहा था कि भाई जो इसके नीचे कहीं सॉफ्ट वेलवेट का फर है। और वो किस कलर का है, चॉकलेट ब्राउन कलर का है। He shook himself, and I half expected a cloud of dust. But in fact, it was not for another month that I managed to remove the last of the mud, and I see the autumn, as it were, in his true colors। कह रहे हैं कि फिर बाद में क्या हुआ, उस जैसे तुमने देखा होगा डॉग्स को और कैट्स को आमतौर पर, क्योंकि हम लोग उनसे ही ज़्यादा करीब रहते हैं ना उनके, तो जब वो बाल झड़कते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वैसे ही उसने ऑटर ने भी अपने बाल झड़के, थोड़ा सा डस्ट हो गई, बहुत मिट्टी कर दी उसने फ्लोर पे, और उड़ी उसकी मिट्टी। और लगभग करीबन एक मंथ, एक मंथ गुजर गया कि उसमें से सारी मिट्टी उतरते उतरते। सो एक मंथ बाद कुल मिला के फाइनली मुझे पता चला कि मेरा ऑटर का क्या कलर है, ट्रू कलर क्या है, वो एक महीने के बाद ही पता चला, इतनी उसके ऊपर मिट्टी की कवच चढ़ा हुआ था। Midgeville, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science, and was at length christened by zoologist Lutrogil perspicillata maxwelli, or Maxwell's otter। तो वो कह रहे हैं कि ऑटर को मैंने उसका नाम रख दिया मिजबिल। और ये जो मिजबिल है, ये पहले तो साइंस नहीं जानती थी कि ये कौन सा ऑटर है। जैसे मैंने कहा इस शुरुआत में कि ऑटर्स की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, बहुत सारी ब्रीड्स कह लो, जिस तरीके से हम डॉग्स की ब्रीड्स कहते हैं ना, लेब्राडोर, एल्सेशियन, है ना, डेल्मेशियन, उसी तरीके से इसकी भी बहुत सारी ब्रीड्स हैं। तो पहले साइंस नहीं जानती थी कि कौन सी ब्रीड है, लेकिन बाद में एक लंबा सा नाम रखा, क्रिश्चियन का मतलब नाम रखा। सो क्रिश्चियन किया जूलॉजिस्ट ने एक, जूलॉजिस्ट मीन्स वो साइंटिस्ट जो जानवरों के बारे में स्टडी करे, उसे जूलॉजिस्ट कहते हैं। सो एक जूलॉजिस्ट ने उसको नाम दिया ल्यूट्रोगेल परस्पिकुलाटा मैक्सवेली, या इन शॉर्ट फॉर्म हम कहते हैं मैक्सवेल्स ऑटर। ये देखिए, ये है मैक्सवेल ऑटर, ठीक है, या ल्यूट्रोगेल परस्पिकुलाटा मैक्सवेली। For the first 24 hours, Midgeville was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. So वो क्या कह रहा है? कह रहा है शुरू के 24 आवर्स वो भी ये सोचता है कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ, कैसी जगह है ये, क्योंकि उसे तो ऐसी जगह पे मिट्टी में कीचड़ में रहने वाला जीव, उसको तो बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। ना तो वो हॉस्टाइल था, ना तो वो ऐसा था कि वो काट रहा है, चिड़चिड़ा है, अनफ्रेंडली है, हॉस्टाइल था, ना ही वो फ्रेंडली था। वो एक कोने में पड़ा हुआ था, कोने में अलूफ, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल जैसे इंक्लूड नहीं हो रहा था, मिल नहीं रहा था, और वो एक कोने में बैठ के बस उसका एक ही काम था, सो रहा था। मेरे बेड से जितना दूर पॉसिबल हो सके उतना दूर वो सो रहा था। The second night, Mitchell came on to my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. And during the day, he began to lose his apathy and take a keen, much too keen interest in his surroundings. I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater, and making enough slosh and a splash for a hippo. This, I was to learn, is a characteristic of water. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be sat in and splashed in until it overflows. Water must be kept on the move and made to do things.
When static, it is wasted and provoking. So वो क्या बोलते हैं? वो बोल रहे हैं कि भाई जितना दूर पॉसिबल उतना रखा। दूसरी रात में मिजबिल जो था थोड़ा करीब हुआ, थोड़ा फ्रेंडली बना और फ्रेंडली होते-होते मतलब खुला वो हल्के-हल्के वो जाना ना उसने कैसा है, तो वो खुला और इन द स्मॉल आवर्स इन रिमेन जब मैं सो जाता था ना गहरी नींद में जब उसको लगता था ओके ये सो गया है, तो वो आके मेरे पैरों के घुटनों के पीछे आके आराम से सो जाता था, लेट जाता था जैसे देखिए इस तरीके से, राइट? सो वो क्रुक में ऐसे करके लेट जाता था और सो जाता था। और कब तक लेटा रहता था जब सुबह कोई सर्वेंट आके चाय देगा जैसे ही वो देखेगा कि कोई सर्वेंट आ गया है कोई नौकर आ रहा है चाय लेकर मेरे लिए तो वो तुरंत फट से ना उतर के भाग जाता था। दिन में तो ऐसा लगता था जैसे उसे मुझसे कोई भी लगाव नहीं है, कोई एपिथी नहीं है, कोई भी मेरे बारे में नहीं सोचता, मुझे जानता नहीं, बल्कि आसपास की सराउंडिंग्स में काफी इंटरेस्टेड रहता था। इधर देखना उधर देखना, अरे ये क्या चीज है, जैसे होता है ना न्यू जगह पे आए, अरे ये क्या है, अरे वो क्या है, all of the things he used to look around, but he was not surrounding में इंटरेस्ट ज्यादा था, बट मेरे प्रति वो दिन में होते ही भूल जाता था कि ये कौन है बंदा, आई डोंट केयर। तो उस तरीके का उसका बिहेवियर था। I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom. Means मैंने उसके लिए बॉडी बेल्ट बनाई जैसे बच्चों को कैरी करने के लिए लोग बना लेते हैं ना, जिसमें बच्चे को बैठा के घूमते फिरते रहते हैं गोदी लेने की जगह, तो उसी तरीके से मैंने उसकी एक बॉडी बेल्ट बनाई और उसको मैं घुमाने के लिए लेके गया और मैंने कहा चलो दिखाओ इसको बाथरूम दिखाने, क्योंकि मैं भी हल्के हल्के फ्रेंडली हो रहा था, क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति ऑल ऑफ अ सडन तो किसी भी अनजान चीज के लिए ओपन नहीं हो जाता ना, क्या पता वो काट ले, क्या पता वो कैसे रिएक्ट करे, क्या चीज़ है वो, उसका नेचर क्या है, हल्के-हल्के वो भी खुला, तो वो उसने उसको लेकर गया, बाथरूम दिखाने के लिए गया। फिर उसने एक बाथटब में पानी भरा और थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दिया। अरे भई उसने जैसे ही उसे छोड़ा, आधे घंटे के लिए तो वो बिल्कुल जंगली हो गया, वाइल्ड हो गया। वाइल्ड मतलब ऐसे ही थोड़ा ना काटने लगा, वाइल्ड विद जॉय मीन्स खुशी से वो बिल्कुल क्या कहेंगे अनकंट्रोलेबल हो गया। और वो कूदने लगा पानी में, अरे भाई जैसे उसे क्या मिल गया। पानी में कभी ऊपर जाए, कभी नीचे जाए, कभी गोल घूमे, कभी कैसी छलांग मारे और कभी बाथ टब को तो उसने नाप दिया, मतलब इधर से उधर राइट लेफ्ट अप एंड डाउन हर जगह उसने बाथरूम में बिल्कुल तहलका मचा दिया बाथ टब में। पानी के नीचे जाए, कभी ऊपर उठे, कभी स्लॉश करे, कभी पानी फेंके, कभी कुछ करे। फिर मैं हल्के हल्के मुझे पता चला कि भाई ये तो इनकी खूबी है कि ऑटर को जब तक पानी ना मिले और उसको स्प्लैश ना करे तो वो ऑटर कैसा। तो ऑटर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो उसने कहा जब तक एक-एक ड्रॉप पानी की फैला ना दे वो, तो वो ऑटर को पसंद ही नहीं आएगा। जैसे मम्मियाँ डाँटती हैं ना कि भाई जब तक तुम गंदगी ना करो, अपने कपड़े इधर-उधर ना फेंको, तो आमतौर पे वॉइस को बहुत सुनने को मिलता है कि तुमने ये कपड़े कभी जगह पे मत रख लेना, तय करके मत रख लेना। ठीक उसी तरीके से ऑटर का है। ऑटर अगर उसे जगह पे पानी को देखेगा नहीं, तो मतलब इधर-उधर फेंकेगा नहीं, तब तक वो ऑटर को चैन नहीं मिलेगा। या तो वो कह रहा है एक बोल पानी का दे दो, उसको फेंक दो, उल्टा कर दो, तब वो खुश है। या उसे वाटर को उस पानी में डाल दो, उस बोल में डाल दो और वो जब तक हाथ-पैर ऐसे-ऐसे करके ना मारे और पानी ना उछाल दे, तब तक वो वाटर को पसंद नहीं आएगा। मतलब का खाली पानी उसे काटने को दौड़ता है। अगर उसने खाली पानी ऐसे ही शांत रखा हुआ देख लिया, तो वो उससे बहुत ज़्यादा प्रोवोक हो जाता था और कहता था, "ये भाई ये तो स्टैटिक नहीं चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए पानी का। पानी हिलता रहे, पानी चलता रहे, तभी वो उसे बर्दाश्त है, अदरवाइज़ नहीं।" तो इस तरीके का उसका नेचर। 2 days later, Mitchell escaped from my bedroom. As I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. But by the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. I watched, amazed. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water and after a moment or two achieved the full flow. He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. So what happens now? वो कह रहा है 2 दिन के बाद मतलब मिजबिल अब हल्के-हल्के अपनी रंग दिखा रहे हैं या खुल रहे हैं, राइट? कहा मैंने 1-2 दिन की बात है, मैंने 2 दिन बाद देखा ऐसे मिजबिल जा रहा है और मैं जब तक आता मैंने ये बस उसकी पूँछ को मुड़ते हुए देखा, मतलब वो मुड़ रहा था, एक कॉरिडोर होगा लंबा-सा और वो ऐसे टर्न होगा, तो आगे बढ़ के वो मुड़ रहा था, मुड़ते-मुड़ते बस मुझे उसकी दुम दिखी। मैंने कहा ये कहाँ जा रहा है ना?
मैं उसके पीछे गया और जब मैंने देखा तो पता चला भाई साहब बाथरूम ढूंढ के बाथरूम में जा रहे थे। अब उनको ये पता चल गया था यहाँ बाथरूम है, यहाँ पानी मिलता है। जब तक मैं वहां जाता तो मैंने देखा कि वो बाथटब के अंदर मिजबिल बैठे हुए हैं और अपने हाथ से, अपने फ्लैप से वो टैप खोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्रोमियम टैप मतलब वो टैप के ऊपर कोटिंग है क्रोमियम मेटल की, होता है ना वो जो सिल्वर सिल्वर जैसी, उसे क्रोमियम कहते हैं। ये साइंस में पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं क्रोमियम की ताकि वो करोजन ना हो, राइट। सो वो क्या हुआ कि वो क्रोमियम टैप को अपने पॉज से, अपने पंजों से खोलने की कोशिश कर रहा है। तो वो खोल रहा था। 1 मिनट तक बेचारे ने कोशिश जद्दोजहद करी और फाइनली इतना खोल पाया उस टैप को कि थोड़ी बहुत ट्रिकलिंग ऑफ वाटर मीन थोड़ी बहुत पानी गिरने लगा। अब भाई थोड़ा और उसने मेहनत करी और अब फाइनली पूरा पानी उसमें से बहने लगा। पूरा पानी खुल के पूरा नल खोल लिया फिलहाल कुल मिला के उन्होंने। अब तो भाई को जान खुशी का ठिकाने, मज़े ले रहे थे वो। अब वो बोलते हैं कि फाइन ये जो होता है मिर्च ऐसा भी होता था कि नहीं कभी-कभी वो खोल ऐसा थोड़ी ना होता है हर बार उसे पता है कैसे खोलना है, आओ भाई खोल लो। कभी-कभी बेचारा कामयाब हो जाता था और कभी-कभी बेचारा नहीं कामयाब हो पाता था। तो उल्टा ही घुमा देता था कभी-कभी और स्क्रू करके और टाइट कर देता था। फिर वो बहुत चिड़चिड़ा कि पानी क्यों नहीं निकल रहा है? तो वो बहुत इरिटेट हो जाता था और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता जाता है कि भाई ये टैब जो है मेरी मदद नहीं कर रहा है, ये मेरे साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहा है ये टैब ठीक नहीं है, ही इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद मी। तो वो गुस्सा हो जाता था। Do you understand how innocent that animal is? But how clever at the very first place, right? कितना clever है उसको मालूम है यहाँ पे पानी मिलेगा और कैसे खुलेगा. So he's in the pet is very intelligent. Otters are intelligent, I came to know. Very soon, Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name. He spent most of his time in play. He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a 4-footed soccer player, using all 4 feet to dribble the ball. And he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with small objects between his paws. Marbles were Midge's favorite toys for his pastime. He would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide, flat belly without ever dropping one to the floor. So वो क्या कह रहा है, जल्द ही मिजबिल को मेरे साथ रहने की आदत हो गई थी और अब वो अपना नाम भी समझने लगा था। अब उसको पता था कि मेरा नाम मिज है या मेरा नाम मिजबिल है। मिज उसका निकनेम है, ठीक है? तो वो उसको पता था मेरा नाम मिज है। तो जब मैं अब उसको नाम लूँ कि मिज, मिज, मिजबिल, तो वो समझ जाता था और वो मेरे पीछे-पीछे आ जाता था। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले। ज़्यादातर समय भाई मिजबिल खेलता ही रहता था, खेलता ही रहता था। और ज़्यादातर उसको ना ये बॉल्स बड़ी पसंद थी। जैसे रबर बॉल होती है ना, उसके साथ खेलता रहता था रबर बॉल के साथ। ऐसा लगता था कि 4 पैरों वाला कोई सॉकर प्लेयर है, कोई फुटबॉल प्लेयर है और उसको इतनी पसंद थी। हमेशा अपने 4 पैरों से वो ड्रिबल करता रहता था बॉल्स को। एंड ही कुड आल्सो थ्रो इट। और भाई ऐसा नहीं कि वो ड्रिबल ही करता था, वो थ्रो भी कर सकता था। और वो थ्रो करता था अपनी नेक का इस्तेमाल करके। पैरों से तो थ्रो नहीं हो पाता था भाई, उसकी थोड़ी-सी कम क्या कहते हैं ना लिमिटेशंस हैं। लेकिन वो बॉल को थ्रो ज़रूर कर लेता था। With a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. और क्या है कि भाई बहुत ऊँची-ऊँची फेंक देता था वो। बट द रियल प्ले इज बट सबसे बेहतरीन चीज जो उसके गेम में थी वो थी पीठ के बल लेट के जगल करना। अपने चारों पैरों से वो जगल करता। अब जगल क्या होती है? अब जब तुम देख रहे हो जैसे ये जोकर जगल कर रहा है, राइट? सो इसको कहते हैं जगलिंग। हाथ में 3-4 बॉल्स पकड़ ली, उसे कैच कैच कर रहे हैं और कोई ड्रॉप नहीं कर रहा है। और वो इसको बहुत परफेक्टली करता था। अपने मोटी सी पेट के सहारे वो मोटा सा पेट फैला के पीठ के बल लेट के और अपने चारों पैरों से जगल करता था और एक बॉल भी फ्लोर पे नहीं गिरती थी एक बार भी, राइट? सो ये उसकी खासियत थी। सो स्टूडेंट्स, इस वक्त ओरल कंप्रीहेंशन आपकी बुक में है, तो आप इनको प्लीज 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 एक बार क्वेश्चंस को पढ़ें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है? होपफुली आप ये बहुत अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ लिया। अब आते हैं पार्ट 3 में। The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Midge to England and to Chemisphorna. The British airline to London would not fly animals, so I booked a flight to Paris on another airline and from there to London. The airline insisted that Midge should be packed into a box not more than 18 inches square.
to be carried on the floor at my feet. I had a box made, and an hour before we started, I put Midge into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. अब वो कहते हैं कि ऐसी हल्के हल्के जब तक मैं बासरा में था इराक में तो मेरे दिन बहुत आराम से पीसफुली कट रहे थे लेकिन मुझे ना यही ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट मीन्स मैं बहुत ज़्यादा फियर में था कि भाई मुझको जाना तो मुझे लंदन है जाना तो मुझे स्कॉटलैंड है केमिस्फेयर ना मैं नॉट लंदन इंग्लैंड सो केमिस्फेयर में जाना है अब मैं जब जाऊंगा यार मैं इसको मुझको कैसे लेकर जाऊंगा तो ये ख्याल जो था मुझे हमेशा ना बहुत ज़्यादा फियर देता था मैं लेके कैसे जाऊंगा क्योंकि जो ब्रिटिश एयरलाइंस हैं वो एनिमल्स को अलाउ नहीं करते हैं कि भाई एनिमल्स नहीं हमारी फ्लाइट में बैठ सकते हैं तो अब सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं मुझको कैसे लेकर जाऊंगा लेकिन लेके तो जाना था भाई मैं कैसे छोड़ दूंगा अपने पेट को क्या तुम छोड़ दोगे अपने पेट को नहीं छोड़ सकते जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हो राइट तो उसने कहा कि उसी लिए उसने एक फ्लाइट बुक करी जो पेरिस जाएगी पेरिस के बाद वो लंदन जाएगी वो किसी और एयरलाइन की थी वो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी मतलब डायरेक्टली बासरा से लंदन वो जा सकता था लेकिन वो नहीं गया क्यों क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइंस उसे अलाउ नहीं करती हाँ तो इसलिए उसने कोई और एयरलाइंस ढूंढी जो कि उसे पेरिस लेकर जाए पेरिस से फिर लंदन घुमा के लेके जाए इनडायरेक्ट फ्लाइट लेके जाए स्टॉप है पेरिस में इस तरीके से वो उसको ले जा सकता था उस एयरलाइन की भी टर्म्स एंड कंडीशन थी उस एयरलाइन की टर्म ये थी कि भाई अगर तुम किसी पेट को लेके जा रहे हो तो वो पेट एक बॉक्स में बंद करना एक केज में बंद होना चाहिए आज की डेट में भी हम नहीं लेके जा सकते केज में बंद करते हैं तो उसने कहा कि आप 18 इंचेस स्क्वायर इंचेस में बंद करिए मतलब फिर अपने पैरों के पास रख के लेके जा सकते हैं तो भाई ठीक है भाई हमने वो भी क्या करता मरता क्या ना करता पेट तो ले जाना जरूरी था तो उन्होंने कहा कि ठीक है एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स के अंदर उस पेट को रखा और कह रहे मैंने 1 घंटा पहले 1 घंटा पहले रखा ताकि उसको भी बॉक्स की आदत हो जाए ये ना हो कि वो एकदम से चीखने चिल्लाने लगे कस्टम्ड हो जाए उसमें रहने के मतलब वो हैबिचुअल काइंड ऑफ हो जाए और वो उसमें बैठा और फिर हमने कहा चलो चलते हैं और मैंने उसको रखा फिर मैंने कहा यार चलो फटाफट मैं कुछ खा के आऊँ मैंने कुछ खाया नहीं है तो एक जल्दी से हरीड मील लेने के लिए मैं चला गया When I returned, there was an appalling spectacle. There was complete silence from the box. But from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. Oh my God. I whimmed off the lock and tore open the lid and Midge, exhausted and blood splattered, whimpered and caught at my leg. He had torn the lining of the box to shreds. When I removed the last of it, so that there were no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of the flight, and the airport was 5 miles distant. I put the miserable Midge back into the box, holding down the lid with my hand. अब वो बोलता है कि क्या नाम हुआ जब मैं रिटर्न आया तो मैंने एक फॉलिंग स्पेक्टिकल देखा फॉलिंग स्पेक्टिकल मीन्स एक शॉकिंग सीन देखा शॉकिंग बहुत मुझे चंबा हुआ देखकर ऐसा क्या देखेगा उसने देखा कि भाई कंप्लीट साइलेंस है बॉक्स के अंदर से आवाज ही नहीं आ रही है आवाज ही नहीं आ रही किसी तरीके की बॉक्स के अंदर से और जो उसके लिए उसने छेद बनाए थे एयर होल्स के लिए और जो वो चिंग था लेड का उस लिड में से लिड कहते हैं ढक्कन को उसके पास से ब्लड निकल रहा और जो ब्लड लगा हुआ था वो उससे बह के सूख गया था क्लॉट हो गया था अरे बाप रे वो तो देख के ही उसका दिल धड़क गया कि क्या मुझको चोट लग गई क्या मुझको हुआ क्या ये खून कहाँ से आया और फिर उसके बाद उसने आई विमर्ड ऑफ द लॉक एंड डोर ओपन उसने वो लॉक को फटाफट क्विकली हटाया उसको हटा के देखा मेज जो था उसके चोट लग गई थी उसने उसे खोलने की कोशिश करी थी एग्जॉस्टेड हो गया था पूरी तरीके से थक गया था चिंतित हुआ उसने खोला उसने देखा कहाँ से कट हुआ कहाँ से कट नहीं हुआ उसको देख के उसने वो नुकीली चीज़ें और वो सारी चीज़ें अरेंज करके देखा और फिर जब देखा कि भाई अब तो सिर्फ 10 मिनट बचे हैं एयरपोर्ट को 5 मील दूर एयरपोर्ट है तो उसने किसी भी तरीके से कैसे करके उसने फाइनली उस मेज को उसी बॉक्स में बंद करा अपने हाथ से लेट लगाई और वो चला गया उसने कहा लेकिन ले जाना जरूरी है कैसे वो फ्लाइट मिस हो जाती I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. The aircraft was waiting to take off. I was rushed through to it by infuriated officials. Luckily, the seat booked for me was at the extreme front.
I covered the floor around my feet with newspaper, rang for the air hostess, and gave her a parcel of fish for Midge to keep it in a cool place. I took her into my confidence about the events of the last half hour. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was the very queen of her kind. She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. But not knowing the authors, I was quite unprepared for what followed. So finally what happened, वो कह रहा है कि मैं किसी भी तरीके से अब उसको बंद करके हाथ से रखकर मैं क्या हुआ, मैं कार की पीछे वाली सीट पे बैठा और मैंने उस बॉक्स को अपने पास रखा और जो ड्राइवर था go through the streets of Basra means बुरी तरीके से यूं 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 करके वो बासरा की स्ट्रीट से सड़कों से वो अपने अपनी गाड़ी निकालते हुए रिकशिंग बुलेट मीन्स होता है बहुत तेज जाना और जब बुलेट चलती है बुलेट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग अ सरफेस मीन्स एक बुलेट चली उसने इस सरफेस पे टच किया फिर वो चेंज हुई ठक 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 जैसे एक क्रेजी बॉल होती है ना उसको हम फेंकते हैं ठक 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 चेंज करती है अपनी लोकेशन और फटाफट जाती है ठीक उसी तरीके से एक रिकशिंग बुलेट होती है रिकशिंग मीन्स होता है कि फटाफट अपनी डायरेक्शंस को चेंज करना किसी चीज से टकराई फिर चेंज कर दी फिर किसी से टकराई फिर चेंज कर दी एंड सो ऑन ऐसे करके चलती रही ठीक उसी तरीके से वो ड्राइवर था ऐसे जा रहा यूं 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 करके जिगजैग करके उसने किसी तरीके से अपनी सड़क से बासरा की उस एयरपोर्ट पे गाड़ी लगा दी The airport was waiting to take off. The aircraft. जो एयरप्लेन था वो क्या नाम है उड़ने ही वाला था वो टेक ऑफ करने ही वाला था और मैं किसी तरीके से भागता दौड़ता उन इन्फ्यूरिएटेड उन गुस्से से जो गुस्से में थे वो बहुत ज़्यादा वो जो ऑफिशियल्स थे जो टिकट विकेट चेक करते हैं एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कि भाई तुमने देर कर दी काइंड ऑफ तो वो मुझे गुस्से से देख रहे थे लेकिन किसी तरीके से मैं निकला और मैंने अपनी सीट ली और ये अच्छी बात थी कि मेरी जो सीट एयरक्राफ्ट में थी वो पहले ही थी वो पीछे नहीं थी तो मैं आराम से बैठ गया एक्सट्रीम फ्रंट बिल्कुल लग गई थी आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट और मैंने अपने पैरों के पास न्यूज़पेपर बिछाया उसको एयर हॉस्टेस को बुलाया और मैंने कहा ये लो मछलियाँ एक पार्सल दिया मैंने उसको मीन्स एक डिब्बा दिया या एक मछलियों का पैकेट दिया और मैंने कहा इसको रख दो ये मिजबिल के लिए है मिजबिल खाएगा मैं तो मिजबिल का खाना उसने एयर हॉस्टेस को दिया कि इसे कूल प्लेस पर रख दो ना बदबू है ना खराब हो और फिर हम चलते हैं एयर हॉस्टेस इतनी अच्छी थी और साथ ही साथ मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया सो आई टूक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर और मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया मतलब मैंने उसको ये बातें शेयर करी और अपना एक्सपीरियंस बताया सीक्रेट्स बताया कि देखो ऐसा ऐसा हो गया था इस वजह से आई वाज सो वरीड अबाउट माय पेट तो वो इतनी अच्छी थी बिल्कुल ऐसे समझो कि शी वाज एन एंजल और अपने तरीके की रानी मतलब इन हिज व्यू वो बहुत ही अच्छी एयर हॉस्टेस थी उसने मुझे कहा ओह आई अंडरस्टैंड तो ऐसा करिए ना आप अपने पेट को अपनी गोद में रख लीजिए तो ये उसका कहना मुझे इतना पसंद आया कि देखो उसने कितनी मेरी केयर करी मेरे फीलिंग्स की केयर करी तो दिल तो चाह रहा था कि उसका हाथ चूम लूं कि क्या बात है बहुत बढ़िया बात तुमने कही और वो हाथ चूमने का सेंस क्यों क्योंकि आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड थैंक यू कहने का एक नजरिया है कि लाओ मैं तुम्हारा हाथ चूम लूं कि क्या बात बेहतरीन बात करी बट मुझे नहीं पता था कि ऑटर्स कैसे रिएक्ट करते हैं राइट तो मैं अनप्रिपेयर्ड था आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट Midge was out of the box in a flash. He disappeared at high speed down the aircraft. There were quacks and squeaks, and a woman stood up on her seat, screaming out, "A rat! A rat!" I caught sight of Midge's tail disappearing beneath the leg of a portly, white turbaned Indian. Diving for it, I missed, but found my face covered in curry. Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat, and I will find the animal and bring it to you. I returned to my seat. I was craning my neck, trying to follow the hunt, when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome. And Midge bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. Basically, what happened? Midge जो था वो उस बॉक्स में से निकल गया और उस बॉक्स से इतनी फुर्ती से निकला Midge निकल के एकदम से डिस्पेयर हो गया इतनी हाई स्पीड में और वो जाके एयरक्राफ्ट के नीचे मतलब पूरे एरोप्लेन में घूमने लगा There was a squawk और कहीं पर कोई चीखे चूं
चाचू, ये आवाजें आने लगी, कोई क्वैक कर रहा था। और फाइनली एक औरत चीखी और वो अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो गई, कह रही है अरे हट, और चीखने लगी चूहा चूहा चूहा। आई कॉट साइट ऑफ मेजेस्टेयर, और जैसे ही मैंने उधर देखा तो मुझे दिखा कि भाई जो मिज था वो जा रहा था, और मुझे सिर्फ पूछ दिखी। मैंने कहा अच्छा वो वहाँ है। और वहीं पर पास में एक इंडियन था, पगड़ी पहन के बैठा था, बेसिकली एक सरदार जी बैठे हुए थे छोटी सी हाइट के गट्टे से, और वो उनके पैरों के नीचे गायब होते हुए मैंने देखा। मैंने तुरंत छलांग मारी कि मैं उसकी पूंछ पकड़ूं और पूंछ पकड़ के उसको मैं पकड़ लूं, लेकिन फिर वो तो नहीं आया हाथ में। लेकिन जो सरदार जी कुछ करी खा रहे थे, मतलब कुछ सब्जी खा रहे थे, वो सारी सब्जी मेरे मुंह पे जरूर आ गई वो सब मेरे ऊपर गिर गई। फिर एयर हॉस्टेस वहां आती है, की स्माइल वॉज वेरी चार्मिंग, और उसने बोला लेट्स डू वन थिंग, आप अपनी सीट पे जाओ, मैं एनिमल को ढूंढती हूँ और मैं आप तक पहुंचा दूंगी, दैट वुड बी बेटर, मैं आपके पास ले आऊंगी। तो वो कहता है हाँ ठीक है। मैं अपनी सीट पे गया, लेकिन आई वाज क्रेनिंग माय नेक, मैं अपनी सीट पे तो बैठ गया, लेकिन तसल्ली से कैसे बैठ जाता। तो मैं बार बार अपनी गर्दन उचका के ये जरूर देखा कहाँ है मेज, इस तरीके से। फिर मुझे अपने पैर के पास छोटी सी उसकी चिटर करने की आवाज आई, ची ची चू 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 करने की आवाज आई, जैसे गिनी पिग्स करते हैं, जैसे चूहे करते हैं ना, तो उस तरीके से वो गिनी पिग की या चूहे की तरह अपनी आवाज में उससे चिटरिंग करी। और मैंने देखा अरे वाह, फाइनली मिज मेरे पास आ गया, मेरे पैर के पास, और मिज ने मेरे घुटनों पे मेरी घुटने में अपनी नाक को जेंटली रब करने लगा। ठीक है, फिर ये देखिए कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन आए हैं, इसको प्लीज सॉल्व करिएगा चैप्टर के दौरान, इट विल रियली हेल्प यू। ओके, नाउ लेट्स मूव टू fourth part of this story. After an eventful journey, Maxwell and his author reach London, where he has a flat. Okay, so finally ये जर्नी ये इतनी मजेदार, इतने इवेंट से घिरी हुई जर्नी फाइनली खत्म होती है और मैक्सवेल लंदन आ जाते हैं, और लंदन में वो अपने फ्लैट पर आते हैं। इनके पास एक फ्लैट है। Midge and I remained in London for nearly a month. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. ओके, सो वो बोलते हैं कि मिज जो है फाइनली हम दोनों आ गए हैं लंदन में, और यहाँ पे हमें 1 महीना हो चुका है। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सिलेक्शन, और घंटों वो अपने ये कुछ टॉयज थे उसके, उनसे खेलता रहता था। रबड़ की बॉल, फ्रूट हो गए, पिंग पोंग बॉल्स हो गई, मार्बल्स हो गए, मतलब कंचे वंचे, और एक टर्टल का शेल था जिसको टेरापिन शेल कह रहे हैं, वो उसके मार्श से लेकर आया था। वो इन खिलौनों से वो खेलता रहता था। With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to the other. Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. He would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off to the high end once more. तो मतलब मिज ने इस पिंग पोंग बॉल से एक नई गेम इन्वेंट किया था। कैसे खेलता था वो ये गेम? मैं जब आया तो मेरा एक सूटकेस था, सूटकेस ना खराब हो गया था, वो पूरा बंद नहीं होता था, आधा खुला रहता था। तो जब उसका ढक्कन खुला रहता था तो एक स्लाइड सी बन गई, राइट। तो वो ढक्कन ऐसे खुला रहता था उसका, तो वो बॉल लेके आएगा, इधर रखेगा, और फिर बॉल रोल डाउन होगी, राइट। तो बॉल जब रोल डाउन होती थी तो मिज क्या करता था, भाग के इस एंड से इस तरफ आ जाएगा, और जब वो रोल डाउन होगी तो एकदम से चुप के बैठेगा, और जैसे बॉल आएगा एकदम से स्प्रिंग करके उसे पकड़ लेगा, ऐसे छुपना फेंकना, फिर से वो उधर से चल जाएगा। तो करीबन घंटों, आधा घंटा वो ये गेम खेलता रहता। उसे बड़ा मजा आता था इस पिंग बॉल से बार बार ऊंचाई पे रखना, और फिर वो स्लिप करे, फिर कुछ पकड़ ले। तो इट वॉज हिज फेवरेट गेम काइंड ऑफ। ओके, आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम on a lead, precisely as if he had been a dog. Midge quickly developed certain compulsive habits on these walks. In the London streets, like the rituals of children who, on their way to and from school, must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every 7th upright of the iron railings, or pass to the outside of every second lamppost,
Opposite to my flat was a single-story primary school, along whose frontage ran a low wall from 2 feet high on his way home but never on his way out. Midge would tug me to this wall, jump onto it, and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless distraction both of pupils and the staff within. सो बेसिकली क्या करता था, जैसे हर बच्चे की कुछ ना कुछ आदत होती है ना, और आमतौर पे तुमने देखा होगा बच्चे या तुम लोग भी करते होगे कि जब एक फ्लोर पे चढ़ रहे हो तो उसमें टाइल्स हो और तुम इस तरीके से चल रहे हो कि टाइल की एजेस ना छुए, तो इधर भी कूदोगे उधर भी कूदोगे इधर भी कूदोगे कि टाइल्स की एज ना छुए. तो इट इज अ काइंड ऑफ अ फन गेम फॉर यू, राइट. चलते चलते तुमने कहा अब मैंने इस पोल को छू लिया, आगे जाके इस वाले पोल को भी छूना है ना. तो एक टेम्परेरी गेम जैसा बन गया या रोज का गेम बन गया है. जब तुम खुश हो या खेलने का दिल है, चल रहे हैं तो भाई ऐसे चलना है कि ईंटे पे हमारा पैर ना आए, तो ऐसे खट 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 करते हुए चल रहे हैं या कूद के चल रहे हैं, एक को छोड़ दिया दूसरे पे कूद गए. तो इस तरीके से जो हर बच्चा करता है उस तरीके से मिजबिल भी करता था. प्राइमरी के स्कूल था, उसकी दीवार छोटी सी थी, तो वो उसके ऊपर चढ़ेगा, मुझे खींचेगा और उस पे भागेगा, उस पे कूदेगा. तो जितने भी स्टूडेंट्स होते थे या टीचर्स होते थे या स्टाफ होता था वो उनको वही देखते रहते थे कि अरे देखो 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 खेल रहा है करके, है ना. सो इट वॉज अ हैबिट टू विच मिजबिल वॉज into. It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter. But the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines, shared by the badgers, mongoose, weasel, stork, mink, and others. I faced a continuous barrage conjectural questions that sprayed all the mustelines but the otter. More random guesses hit on a baby seal and a squirrel. Is that a walrus, mister? Reduced me to giggles. And outside the dog show, I heard a hippo, a beaver, a bear cub, a leopard, one apparently that had changed its spots, and a brontosaur. Midge was anything but an otter. What he says is, because see, Midge is and keeping an otter as a pet is a very unusual pet, right? एक बड़ा unusual सा pet है, एक बड़ा विचित्र सा केस है, because otters को pet की तरह आम तौर पर तुमने कितना देखा. अच्छा, let's imagine तुमने कितना सोचा है कि एक otter को एक pet की तरह पाले. हार्डली, राइट. सो लंदन अरब में हो सकता है बड़ा कॉमन, बट लंदन का डिफरेंट जगह है जहां पर ये कॉमन चीज नहीं है. बड़ा स्ट्रेंज था. तो वो जब भी लंदन में उसको लेकर चलेंगे, लेके चलते थे मिच को, तो मिच जो था वो सबको समझ में नहीं आता था कि ये क्या है. तो सब लोग अपने अपने गेसेस करते रहते थे, कहते थे कि ऑटर्स जो है एक बहुत छोटा ग्रुप ऑफ एनिमल है, मतलब एक एनिमल है जिसे हम कहते हैं मस्टलाइंस. सो कार्निवोरस एनिमल्स जिनके बदन में बाल हो उसको मस्टलाइंस कहते हैं. तो एक बड़ा छोटा सा ग्रुप ऑफ एनिमल्स है मस्टलाइंस, जिसमें ये सब आते हैं. बैजर जैसे तुम देख रहे हो, मॉन्गूज हो गया, राइट, वीजल हो गया, स्टोट हो गया, मिंक हो गया, राइट. सो इस तरीके के सारे जितने भी ये एनिमल्स हैं ये मस्टलाइंस कहलाते हैं. डॉक्टर भी उसका एक पार्ट है. लेकिन लोग जो इतना सोचते थे, सो जो सबके इतने इस तरीके के अपने आप जो गैस करते थे, वो कभी भी ये नहीं गैस कर पाए कि ऑटर भी होता है. भाई सब कर लेंगे वो गैस, लेकिन ऑटर गैस नहीं कर पाते थे. वो सब कुछ गैस कर लेते थे. कोई कहता था अरे देखो बेबी सील, कोई कहता था स्क्विरल, तो कोई वॉलरस कहता था उसे, राइट. कोई कहता था कि भाई सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मैं एक डॉग शो के बाहर से निकला तो उसमें किसी ने कहा अरे देखो बेबी हिप्पो. तो दैट वाज वेरी फनी एंड इट मेड मी गिगल. मुझे हंसने के लिए मजबूर कर दिया, मैं हंस गया. कोई कह रहा था कि वो बीवर है, किसी ने कहा ये तो बेयर का कब लग रहा है, किसी भालू का बच्चा लग रहा है. कोई तो कह रहा है ये लेपर्ड है. ओह माय गॉड, दैट वाज एपरेंट. अब बहुत ज्यादा फनी, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा फनी हो गया था ये लोगों को बताना कि भाई ये है क्या. एक व्यक्ति ने तो यहां तक कह दिया कि ये ब्रोंटोसॉर है. दैट मीन्स अ डायनासोर, अ टाइप ऑफ अ डायनासोर. एंड दैट वाज सो फनी. मिच वॉज एनीथिंग, मतलब मिच कुछ भी था उन लोगों की नजरों में. वो कुछ भी कंजेक्चर मीन्स कुछ भी सोच लेते थे, गेस कर लेते थे, लेकिन ऑटर को नहीं करते थे. बट वो ऑटर नहीं था, वो सब कुछ था उनकी नजर.
But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. I was still far from him when he laid down his tool, put his hands on his hips, and began to stare. As I drew nearer, I saw his expressions of surprise and affront, as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. I came abreast of him. He spat, glared, and then growled out, "Here, mister, what is that supposed to be?" कि भाई सबसे मजेदार जो मैं बात कहूँ तो सबसे मजेदार जो मुझे सबसे आज तक क्वेश्चन लगा या जो मुझसे रिलेटेड था, जो था एक लेबर का, उसको मैं सबसे ज्यादा मार्क्स दूंगा फनी में या मजेदार बात में। और वो क्या था, वो आया और वो होल मीन्स गड्ढा खोद रहा था स्ट्रीट में, और गड्ढा देखते उसने मुझे दूर से देखा, ये क्या चीज आ रही है। उसने अपना हाथ लिया, हाथ अपनी कमर पे ऐसे रखा और बड़े ध्यान से देखने लगा कि ये है क्या चीज, आज मैं पता लगा ही लूंगा ये क्या चीज है। बहुत ध्यान से वो देख रहा था, बहुत घूर के स्टेयर करके। मैं हल्के हल्के उसके पास आया, मेरे साथ मेज भी था, मैं हल्के हल्के उसके पास आया। उसका एक्सप्रेशन सरप्राइज में बदल गया कि है ये है क्या चीज, और ऐसे सीरियस मुंह बना के बोला कि मैं देख जोक नहीं कर रहा हूं। उसने देखा और बोला, "Here, mister, what is that supposed to be?" कि इधर आ, ये बताओ ये है क्या चीज। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ ये है क्या चीज। So that is the best question about my otter. This is the chapter, line by line explanation. I hope you enjoyed it. And if you have any confusion, if you have any questions, if you have any requests, go ahead and comment on it. So leave a comment if you want, and we'll get back to you. Thank you.